एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक नारी या फिर सदा ब्रह्मचारी। ये सिर्फ कहावत ही नहीं है बल्कि एक मैसेज है। और इस कहावत में एक सबक भी है। जब इंसान शादीशुदा हो तो फिर वो अपनी पत्नी या पति को छोड़कर अगर किसी और के साथ में अगर नाजायज संबंध स्थापित करता है तो इस रिश्ते में बर्बादी निश्चित तय है। और ये बात दोनों को लागू होती है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। जिसने भी शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद अगर नाजायज संबंध स्थापित किए तो निश्चित ही खुद तो बर्बाद होता है और अपने साथ साथ परिवार को भी बर्बाद कर देता है और समाज में गंदगी फैलाता है। एक शादीशुदा महिला होती है और उसी महिला के घर पर एक किराएदार रहता है और वो किराएदार उस महिला को भाभी कहता था और भाभी के चलते इन दोनों में हंसी मजाक हुआ करता था और उस किराएदार का उस महिला से मजाक करना अच्छा लगता था और इसी मजाक के चलते चलते दोनों के बीच में नाजायज संबंध स्थापित हो जाते हैं और ये दोनों वासना के खेल में ऐसा रंगते हैं कि फिर ना तो परिवार का इन्हें डर होता है और ना ही समाज का डर होता है और ये हर रोज वासना का गंदा खेल खेलने लगते हैं और इनके वासना के गंदे खेल में एक मासूम की जान चली जाती है और एक साथ चार चार परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे ही सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा ही कुछ इस खेल में भी होता है और हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन था मासूम जिसकी इनके वासना के खेल में उस मासूम की जान चली गई और कैसे चार चार परिवार बर्बाद हो गए। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कहानी को विस्तार से जानिए। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की और इसी झांसी का एक कस्बा है रक्सा और उसी रक्सा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है खैरा और उसी गांव में गोपाल पाल अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बड़ी बेटी होती है और जिसका कुछ रवैया ठीक नहीं होता। तभी पिता गोपाल पाल को फिक्र होती है और वो जल्द ही एक रिश्ता ढूंढकर अपनी लड़की की शादी करने की सारी रस्में रिवायतें पूरी करता है क्योंकि बाप को बेटी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो जान चुके थे कि बेटी का चाल चरित्र कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए वो जल्द से जल्द एक रिश्ता ढूंढते हैं और अपनी बेटी रीना की शादी कर देते हैं और शादी पूरी तरीके से धूमधाम से करते हैं, पूरे हर्षोल्लास के साथ करते हैं और दहेज में एक एक छोटी छोटी चीज का भी ध्यान रखते हैं और उस दहेज में सब कुछ देते हैं और अपनी बेटी रीना को डबरा के संतोष के साथ विदा कर देते हैं। अब रीना अपने पति संतोष के घर चली जाती है यानी अपने ससुराल आ जाती है। रीना को पाकर संतोष बेहद खुश था और रीना का काफी अच्छे से ख्याल रखता था और इनकी जिंदगी अच्छी भली चल रही थी और इनके दो बच्चे भी हो जाते हैं। इनके एक बेटा होता है और एक बेटी होती है और इनका काफी बड़ा मकान होता है जिस पर ये किराएदार भी रखते हैं और उसी किराएदार के रूप में इनके यहाँ रहने आता है जितेंद्र। अब जितेंद्र इनके घर पर किराए पर रहने लगता है और रीना को भाभी कहकर पुकारता है और कभी कभार रीना से वो हंसी मजाक भी कर लिया करता था और हंसी मजाक के चलते चलते ही इन दोनों के बीच में रिश्ते भी कायम होने लगे थे और एक दूसरे को मन ही मन दिल दे बैठे थे। दिल क्या दे बैठे थे, इन दोनों के अंदर वासना का भूत जाग उठा था और इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध बन गए। पति संतोष कुमार इन लोगों के रिश्ते से बेखबर था और संतोष कुमार बहुत ही एक सीधा साधा और सिंपल मिजाज का व्यक्ति था जो कि अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखता था और अपने बच्चों की परवरिश भी अच्छे से कर रहा था। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके पीछे क्या खेल खेल रही है और इनके शादी के लगभग 10 साल गुजर जाते हैं और साल आ जाता है 2024। फरवरी का महीना होता है। रीना का भाई होता है अंगद जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है और उसकी
6 फरवरी को शादी होती है। तभी शादी के कार्ड पूरे रिश्तेदारी में बांटे जाते हैं और सगे संबंधियों को भी कार्ड दिए जाते हैं। वहीं पर रीना को भी भाई की शादी में पूरे ससुराल पक्ष को निमंत्रण दिया जाता है। अब रीना के भाई अंगद की शादी थी, इसलिए रीना शादी के कुछ दिन पहले ही अपने मायके रक्षा आ जाती है और यहाँ पर शादी की रस्में रिवाजें चल रही होती हैं। लेकिन वहीं पर जितेंद्र, जो कि रीना का बॉयफ्रेंड था, वो उसको उसकी कमी खलती है और उससे रीना की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती और वो रीना से बात करता है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। तभी रीना जितेंद्र को भी अपने घर बुला लेती है, यानी कि अपने मायके बुला लेती है और जितेंद्र डबरा से रक्षा पहुंच जाता है और शादी को भी एंजॉय करता है। और वहां पर कुछ लोगों को इनके संबंध के बारे में भी जानकारी हो जाती है और खुशफुसाहट होने लगती है कि रीना का ये बॉयफ्रेंड है, रीना के इससे अवैध रिश्ते हैं। कुछ लोग इसका ऐतराज भी करते हैं, लेकिन इस बात से रीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर 6 फरवरी को अंगद पाल की शादी हो जाती है और सभी रिश्तेदार वापस चले जाते हैं और उसी के साथ में रीना भी अपने ससुराल वापस लौट जाती है। और ससुराल लौटने के बाद में फिर अपने आशिक, अपने बॉयफ्रेंड जितेंद्र के साथ में ससुराल से फरार हो जाती है। इसकी रिपोर्ट रीना के ससुराल वाले थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की, जिस पर पुलिस तत्परता दिखाते हुए 19 फरवरी को रीना को तलाश कर लिया जाता है और थाने पर ही एक मीटिंग बैठाई जाती है और वहां पर रीना अपने पिता के घर जाने की जिद करती है। तभी रीना के घर वालों को बुलाया जाता है और रीना को उनके घर वालों के हवाले कर दिया जाता है। रीना अब अपने मायके यानी कि पिता गोपाल पाल के घर आ गई थी, लेकिन जितेंद्र के दिमाग में ऐसा भूत सवार था, ऐसा आशिकी का जुनून था कि 23 फरवरी को अपने दोस्त ब्रज किशोर के साथ वो रक्षा पहुंच जाता है और रीना को अपने साथ जाने के लिए कहता है। तभी रीना उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन रीना के भाई अंगद पाल को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो अपनी बहन को काफी खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है कि दीदी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी शादी के 10 साल हो गए हैं और जीजा भी कितने सीधे साधे और सरल स्वभाव के हैं, तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखते हैं, बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन तुम ये जो कर रही हो ये अच्छा नहीं कर रही हो। एक तो जीजा के साथ में भी धोखा कर रही हो और हमें भी शर्मिंदा कर रही हो, हमारी भी समाज में बेइज्जती कर रही हो। और तभी अंगद पाल जितेंद्र को भी बुरा भला कहने लगता है और यहाँ तक कि जितेंद्र को गाली गलौज देने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ और खबरदार कभी दोबारा यहाँ नहीं आना। तभी जितेंद्र गुस्से में आ जाता है और अवैध तमंचा निकालता है और अंगद पाल के सीने पर गोली दाग देता है। जैसे ही जितेंद्र अंगद पाल के सीने पर गोली दागता है, अंगद वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है और चारों तरफ चीखों पुकार मच जाती है। तभी आनंद फानन में तुरंत उसको अंगद पाल को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। वहीं पर जितेंद्र और जितेंद्र के साथ आए हुए उसके दोस्त ब्रज किशोर को पब्लिक पकड़ लेती है और तबीयत से कुटाई करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई बार तो पब्लिक की कुटाई में लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जितेंद्र और ब्रज किशोर की जान तो नहीं जाती, लेकिन वहीं पर डायल 112 को फोन किया जाता है और पुलिस आती है और जितेंद्र के दोस्त ब्रज किशोर को पुलिस हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है, जहां पर उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और पुलिस जितेंद्र और ब्रज किशोर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके उनको जेल भेज देती है। अब ये मामला कोर्ट पहुंच जाता है। इस केस की सुनवाई ADJ पवन कुमार शर्मा करते हैं, यानी कि अपर जिला जज इस केस की सुनवाई करते हैं। वहीं पर रीना के घर वाले इस केस को मजबूती से लड़ते हैं और जब कोर्ट में ये मामला चल रहा होता है तो गवाह भी गुजरते हैं और सारे सबूत जितेंद्र के दोस्त के खिलाफ चले जाते हैं। और वहीं पर जिला जज पवन कुमार शर्मा भी इस केस में जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहते थे और अपराधी को सलाखों के पीछे तो था ही, वो उसको सख्त से सख्त सजा भी सुनाने का काम करते हैं। और
1 साल गुजरने के बाद एडीजे पवन कुमार शर्मा जितेंद्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं और वहीं पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाते हैं और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। और आप लोग कमेंट देकर अपनी राय जरूर दें कि जो रीना और जितेंद्र ने जो संबंध बनाए तो ये कहाँ तक सही थे या कहाँ तक गलत थे, अपनी राय जरूर दें। लेकिन मेरी राय तो ये है कि इन दोनों के नाजायज संबंध ने मासूम अंगद पाल की जान ले ली और 4 परिवार बर्बाद हुए। एक तो पहला घर बर्बाद हुआ संतोष पाल का, क्योंकि उसकी पत्नी के चलते ये सारा खेल हुआ, और दूसरा घर बर्बाद हुआ गोपाल पाल का, उसका जवान बेटा 22 साल का बेटा जो कि इनके वासना के खेल में मारा गया। और उसके शादी के महज कितने दिन हुए थे, 16-17 दिन ही हुए थे, और 16-17 दिन की अंगद पाल की बीवी विधवा बन गई। और वहीं पर जितेंद्र को भी आजीवन कारावास सुनाई गई और उसके साथ साथ ब्रज किशोर को भी सजा मिली। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपका अगर कोई सुझाव हो तो मुझे प्लीज़ अपना सुझाव भी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।